नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस देश में कौन सी राज्य सरकार कंपैरेटिवली ज्यादा ईमानदार है और इस देश में कौन सी राज्य सरकार ऐसी है जो सबसे ज्यादा भ्रष्ट है? इस सवाल का जवाब आप दीजिए। लेकिन एक तीसरा केस है। तीसरा केस वो है कि एक राज्य है जहां की पार्टी ने ईमानदारी का ढोंग, ईमानदारी का डंका पीटकर सरकार बनाया, लेकिन जब सरकार बनी तो एक के बाद एक घोटाले किए। यह तीसरा केस है दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार। शराब घोटाला आपको पता होगा, उसके बाद शीश महल घोटाला जिसमें उसने अपने सरकारी बंगले को शानो शौकत की मशीन बना दिया। ये फव्वारा छूट रहा है, टॉयलेट में गर्म पानी निकल रहा है, ठंडा पानी निकल रहा है, ऑटोमेटिक दरवाजे लग रहे हैं, ऑटोमेटिक पर्दे लग रहे हैं। ये शीश महल घोटाला था। लेकिन अब एक और बड़ा घोटाला आया है दिल्ली से, और वो घोटाला है दवा घोटाला। ये घोटाला क्या है, क्या आरोप लगे हैं, आखिर एलजी ने इसे सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों की है, और कैसे इस घोटाले में अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे फंसते नजर आ रहे हैं। और उससे ही बड़ा सवाल कि जब भी ईडी का समन आता है तो केजरीवाल विपश्यना यानी ध्यान लगाने के बहाने पंजाब क्यों चले जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि दिल्ली में दवा घोटाला है क्या। दरअसल दिल्ली सरकार की ही विजिलेंस विभाग ने वहां के अस्पतालों में सप्लाई किए जाने वाले दवाओं के कुछ सैंपल लिए थे। कुल मिलाकर 43 सैंपल लिया गया था। पहले इन सैंपलों की जांच दिल्ली के सरकारी लेबोरेटरी में की गई और उसमें पाया गया कि इनमें से 10% जांच सही नहीं पाए गए, यानी कि वो दवाएं नकली थी। और उसके बाद लगा कि जब दिल्ली सरकार की ही लैब में ये पता चल रहा है कि 10% दवाएं नकली है, तो उनकी जांच निजी लैब में की गई। और निजी लैब में तो और भी चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि हर तीसरी दवा जो कि दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में सप्लाई की जा रही थी, वो नकली थी। यानी कि आप खाते तो दवाई थे, पर उसका कोई असर नहीं होता था। जब ये इस मामले का खुलासा हुआ तो हर कोई भौचक्का रह गया। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है। दिल्ली बीजेपी का कहना है कि जो भी सरकारी अस्पतालों में दवा सप्लाई होती है, 30 सरकारी अस्पताल हैं जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आते हैं, और इसके अलावा 355 के आसपास मोहल्ला क्लिनिक है। यहां पे उन लोगों को, उन प्राइवेट प्लेयर्स को दवा सप्लाई करने का ठेका दे दिया गया जो कि आम आदमी पार्टी के करीबी थे। यह बीजेपी का आरोप है। और उन्हीं लोगों ने, ये निजी ठेकेदार जो प्राइवेट सप्लायर थे, इन लोगों ने दवाओं में नकली दवा मिलाकर उन्हें सप्लाई करना शुरू कर दिया। और ये एक बहुत बड़ा घोटाला है, ये बीजेपी का आरोप है। बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी का कहना है कि यहां तो पैरासीटामोल भी नकली दी जा रही है मोहल्ला क्लिनिक में। मोहल्ला क्लिनिक में मिलने वाली कॉन्डम तक नकली है। इसकी जांच की जानी चाहिए। ये तो थी भारतीय जनता पार्टी के आरोप। और दवा घोटाला है क्या। अब चूंकि पूरा मामला दिल्ली स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ था, तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ही खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। और सौरभ भारद्वाज का तर्क यह था कि दवाओं की जांच हम नहीं कर सकते, उस जांच के लिए अलग टीम है। जो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने तो 23 अक्टूबर को ही उपराज्यपाल और केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि जो स्वास्थ्य सचिव है दिल्ली का, उसे हटाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने जब एक्शन ही नहीं लिया तो हम क्या करें। इसलिए यह दोष, अगर घोटाला है तो यह दोष हमारा नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य सचिव का यह दोष है। तो यह था दिल्ली का दवाई घोटाला और जो आरोप प्रत्यारोप। अब है कि सच्चाई या अरविंद केजरीवाल क्या करें इस पूरे मामले में। दिल्ली में शराब घोटाला हुआ। अरविंद केजरीवाल के आसपास सारे लोग, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, वो सब जेल में हैं। उनको बेल तक नहीं मिल पा रही कोर्ट में। दिल्ली की ही अदालत ने यह कह दिया है कि जो संजय सिंह का जो केस है वो जेन्युइन केस है, मतलब कि कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। दम है, एविडेंस है उसके, ये कोर्ट ने कहा है शराब घोटाले के। तो दिल्ली का शराब घोटाला है, आसपास के सारे लोग चले गए हैं, अरविंद केजरीवाल बच गए।
उसके बाद जो शीश महल वाला जो पूरा प्रकरण हुआ, उसमें भी खबरें तो बनी मीडिया में, लेकिन अरविंद केजरीवाल बच गए। और दिल्ली दवा घोटाला तो वैसे भी डायरेक्टली अरविंद केजरीवाल को इसलिए कंसर्न नहीं है क्योंकि या तो स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे या फिर स्वास्थ्य सचिव जाएंगे। दिल्ली की सरकार, पूरे भारत में दिल्ली की ही सरकार एकमात्र सरकार है जहां के मुख्यमंत्री ने कोई भी विभाग अपने पास नहीं रखा है। यह होता है IRS होने का फायदा। पढ़े लिखे हैं, उन्हें पता है कि अगर कोई मंत्रालय मैं अपने अंडर रखूंगा तो फाइल पे साइन करना होगा, और जब फाइल पे मेरी साइन होगी तब मैं फंसूंगा। इसलिए उन्होंने कोई विभाग अपने अंडर रखा ही नहीं, दूसरे को अलॉट कर दिया। वो सबके मास्टर बने हैं, तुम ये साइन करो, तुम ये साइन करो, ताकि जब भी कोई घपला घोटाला सामने आता है तो वो मंत्री फंसता है, वो आदमी जाता है। केजरीवाल नहीं फंसते। लेकिन दिल्ली के शराब घोटाले को लेकर एक और बड़ी खबर है कि वहां पे आम आदमी पार्टी को आरोपी बना दिया गया है। यानी जो दिल्ली शराब घोटाले का जो पैसा आया वो आम आदमी पार्टी के पास गया, और जब आम आदमी पार्टी फंसेगी तो निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल फंसेंगे। और इसलिए इन मामलों की पूछताछ के लिए ईडी बार बार उन्हें समन भेज रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। जानकार बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे भी नहीं। वो दरअसल चाहते हैं कि ईडी उन्हें अरेस्ट करे। जब अरेस्ट करेगी तो वो शहादत की मुद्रा में होंगे। वो कहेंगे कि केंद्र सरकार की साजिश थी, मुझे अरेस्ट किया, मुझे जेल भिजवाया, सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेंगे। और लोकसभा चुनाव के पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर अरेस्ट किया जाता है या हिरासत में लिया जाता है तो दिल्ली में उसे बड़ा मुद्दा बनाएंगे, हरियाणा में बड़ा मुद्दा बनाएंगे, विधानसभा चुनाव है पंजाब में मुद्दा बनाएंगे। इसी तरह के किसी मुद्दे की तलाश में अरविंद केजरीवाल हैं, और वो पंजाब में विपश्यना करने की कहानी कुछ और है। क्योंकि विपश्यना की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक और आम आदमी पार्टी है जो कहती है कि जब भी ये बेचारे ध्यान लगाने जाते हैं ईडी नोटिस भेज के इन्हें डिस्टर्ब करती है। वहीं ईडी का कहना है कि जब हम नोटिस भेजते हैं तभी वो ध्यान लगाने चले जाते हैं। सच्चाई क्या है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज टीवी के कई चैनल्स पे ये खबर चल रही है कि जुलाई अगस्त में कुछ सैंपल्स दवाइयों के जांच के लिए भेजे गए थे, और शायद 43 के करीब सैंपल थे, जिसके अंदर 5 सैंपल्स जो हैं वो तय स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए हैं। मैं इस बात से हैरान हूं कि जब ये सैंपल्स उठाए गए थे उसके करीब 1-1.5 महीने बाद मुझे ये बात किसी चर्चा के अंदर बताई गई कि ऐसा ऐसा सैंपल्स उठाए गए हैं, और उसके अंदर 2 तरीके के सैंपल्स उठाए गए थे, एक तो कंज्यूमेबल्स और एक मेडिसिन्स। कंज्यूमेबल्स क्या होते हैं? कंज्यूमेबल्स होते हैं जैसे बैंडेज, कॉटन वूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो कंज्यूमेबल्स के सैंपल्स भी मुझे बताए गए बहुत सारी जगह जो है स्टैंडर्ड के नहीं पाए गए। तो मैंने जब ये नोट देखा तो मुझे लगा कि शायद दोनों ही मामलों के अंदर सीबीआई की इंक्वायरी की सिफारिश की गई होगी। मैंने देखा कि कंज्यूमेबल्स के विषय में ये सीबीआई की इंक्वायरी नहीं दी गई। और कारण क्या है? कारण ये है कि जो कंज्यूमेबल्स अस्पतालों ने खरीदे थे वो केंद्र सरकार की जेम से खरीदे थे। केंद्र सरकार की वेबसाइट है जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट, उस पे से वो सैंपल्स खरीदे गए थे। लिहाजा ऐसा लगा होगा कि इसकी जांच अगर कराएंगे तो उंगली केंद्र सरकार पे आएगी, इसलिए उस जांच को सीबीआई में नहीं भेजा गया, जिसका जवाब वही बता सकते हैं जिन्होंने इसको भेजा। दूसरी बात, जब से मैं हेल्थ मिनिस्टर बना तब से कई सारी मीटिंग्स हमारी हेल्थ सेक्रेटरी, डीजीएचएस आदि हेल्थ के अधिकारियों के साथ हुई है। मुझे लगता है कि कम से कम भी तो बताऊं तो 50-60 मीटिंग्स हुई होंगी। उन मीटिंग्स के अंदर कई सारे फैसले और डायरेक्शंस ली गई, और वो डायरेक्शंस हेल्थ सेक्रेटरी को, डीजीएचएस को दी गई। मुख्यतः हेल्थ सेक्रेटरी को दी जाती है
क्योंकि वो एक आईएएस अधिकारी होते हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहलाते हैं, जो हेल्थ के हेड कहलाते हैं, मिस्टर दीपक कुमार। मैं आपको तथ्यों के साथ दिखाना चाहूंगा कि उन डायरेक्शंस के बारे में उनको बाकायदा यूओ नोट भेजे गए, मीटिंग्स के मिनट्स भेजे गए, बाकायदा एक्शन आइटम्स भेजे गए कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। एक एक स्पेसिफिक चीज भेजी गई, आपको ये सारी कार्रवाई करनी है। उसके ऊपर अभी तक अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और उसके बाद कई बार ये लेटर भी भेजा गया है कि आपको जो डायरेक्शंस दी गई थी उस पे जो आपने एक्शन किया उसकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए, ये आपके सामने है। इसका भी जवाब अभी तक जो है हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने नहीं दिया। इसके अंदर एक और अच्छी बात है, मार्च में मैं जब हेल्थ सेक्रेटरी बना, मार्च में ही एक मीटिंग करके 21 मार्च 2023 को ये कहा गया टू एक्सपीडाइट द ऑडिट ऑफ ऑल द परचेजेस, ड्रग्स, कंज्यूमेबल्स एंड इक्विपमेंट्स मेड बाय द हॉस्पिटल एंड DGHS on their own as decided in the meeting on 21/3/2023। 21 मार्च की मीटिंग में हमने कहा कि ये सारी जो दवाइयाँ और कंज्यूमेबल हैं इसकी एक ऑडिट कराई जाए और इसको एक्सपीडाइट किया जाए। इसकी ऑडिट की डायरेक्शंस को भी हेल्थ सेक्रेटरी ने अभी तक नहीं माना है। अब बात आती है कि वो जो दवाइयाँ हैं वो खरीदी कैसी जाती हैं अस्पतालों के अंदर। दिल्ली के अस्पतालों में और मुझे लगता है कि लगभग सभी राज्यों के अस्पतालों के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है वो एक सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी द्वारा की जाती है, जिसको CPA कहा जाता है, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी। दिल्ली सरकार के अंदर दशकों से CPA जो है दवाइयों की प्रोक्योरमेंट करता है और इस CPA को जो हेड करते हैं वो होते हैं DGHS, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो विभाग की होती है वो होती है हेल्थ सेक्रेटरी की, जो कि है मिस्टर SV दीपक कुमार। अगर इस मामले के अंदर कोई धांधली हुई है, नकली दवाइयां आई हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार, जो केंद्र सरकार जिसके पास पावर है इन अधिकारियों के ऊपर कार्यवाही करने की, वो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं?